नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैंने न्यूज़ हंट बाय राज यूट्यूब चैनल के लिए बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज आपको हम ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है। क्रांति महाजन जी पुणे से, महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं। देश आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और एक तरफ बहुत से हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह हमारे जो आज़ादी के प्रति जो एक महोत्सव है उसके सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन जो है महाजन जी दिल्ली आए हैं। लाल किले में अभी विजिट करके आ रहे हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो भाषण दिया, उनका जो विजन है, उनको भी ये साथ लेके चल रहे हैं। और इन्होंने नेताजी के ऊपर, नेताजी किसको कहते थे, एक ही शख्स जो है वो नेताजी जिनके साथ लगता था, वो सिर्फ एक ही नाम है। जो आज के हमारे नेताजी हैं, इनको नेताजी नहीं बोलते, इनको नेता बोलते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो सिर्फ नेताजी उन्हीं के नाम से, उन्हीं के साथ लगता था और जस्ता भी था। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो पढ़ाई हो, उन्होंने लंदन में पढ़ाई के लिए भी गए थे। उन्होंने 1897 में उनका जन्म हुआ था उड़ीसा में, कटक में, और जो 1945 में उनको बताया गया कि एक जहाज़ के दौरान वो क्रैश होकर उनकी डेथ हो गई, वो भी गलत था। इसके बीच में बहुत से जो आयोग बिठाए गए और बहुत सी भ्रांतियां हैं। बाद में पता चला कि वो हमारे ही देश में रह रहे थे, मौनी बाबा के नाम से। मोदी जी ने 2018 में आके नेताजी के ऊपर बहुत से कार्यक्रम किए और उनकी जयंती मनाई। हम मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं। पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि मोदी जी अपने कामों को लेके कितने सजग रहते हैं और क्या उनके डिसीजन है। लेकिन आइए हम पहले महाजन जी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने नेताजी को लेके जो विजन रखा है, जो उन्होंने 21 पुस्तकें अब तक रिलीज कर चुके हैं। 22वां एडिशन जो है जनवरी में आ रहा है। उस दिन जो है नेताजी की जयंती मनाई जाती है। उस एडिशन में हिंदी के साथ भी आ रहे हैं। वैसे तो मूलतः इन्होंने अंग्रेजी और मराठी में इस बुक को 21 एडिशन तक रिलीज किया है। अब ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ हमारे नेताजी गए हैं, जापान हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, उसी के दौरान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और लास्ट टाइम में 1943 में वो 1 घंटा महात्मा गांधी जी से वार्तालाप किया उन्होंने, और वो लास्ट महात्मा गांधी जी से उनकी ये मुलाकात थी। और उसके बाद वो महात्मा गांधी जी से नहीं मिल पाए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम जो उनसे बात कही थी देश के आज़ादी के लिए, तो वो शायद बातें आपस में मैच नहीं की, इसलिए वो जापान चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसी टाइम में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत से कार्यक्रम किए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का नारा उनका आज भी प्रचलित है। आज भी जो बच्चे हैं वो उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शायद उस टाइम बहुत से लोग जो हैं घरों को छोड़ के और पूरे अपने आप को त्याग के जो है देश की आज़ादी के लिए नेताजी के साथ चले थे। क्रांति महाजन जी से कि किस तरह से उन्होंने ये बुक को अपने माइंड में सोचा कि हम एक बुक लिखें नेताजी के ऊपर, और वो भी सीक्रेट, रहस्य जिनको आप कह सकते हैं। क्योंकि आदमी एक तो ऑन ग्राउंड में जो करता है वो सबको दिखता है जैसे उन्होंने किया, लेकिन उनके मन में और भी कई इच्छाएं जो दबी रह जाती हैं, और वो ही समझ सकता है जो उनका दीवाना होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज़ादी के अमृत महोत्सव में दिल्ली आए, और 15 अगस्त को आप यहाँ पर मोदी जी के भाषण को आपने सुना, और अपनी बुक को लेके भी आए हैं, और जनवरी में आप फिर आ रहे हैं हिंदी एडिशन को लेके, और उसको रिलीज करने के लिए 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में के अंदर ही किस तरह से एक डीएनए तक आपकी बात आपके ब्लड में चली गई कि मेरे को सिर्फ नेताजी के साथ ही जीना है और नेताजी के साथ ही मरना है। क्योंकि ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हुए हैं लेकिन नेताजी जैसा कोई नहीं था। हालांकि हम अपने जो देश में जिन्होंने शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है, जिसमें बहुत से शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह से बहुत से हमारे रहे हैं उस टाइम आज़ादी कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत जद्दोजहद किया जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि नेताजी क्या थे आपके लिए और क्या हैं? जय हिंद।
सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नाम नमक और निशान के लिए जिन लोगों ने मर मिटने की कसम खाई थी, ऐसे आज़ाद हिंद सेनानी जिसके सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, आज उनकी 125वां जयंती वर्ष है। भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि सर्वप्रथम भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जिन्होंने इन सब क्रांतिकारियों के को लेके एक सकारात्मक पहल की है, विचार किया है। और शायद यही कारण है कि 23 अक्टूबर 2018 को मोदी जी द्वारा लाल किले में जो नेताजी का संग्रहालय स्थापन किया गया, अन्यथा आज तक जो 34 अति गुप्त फाइल्स थी नेताजी के संदर्भ में, वो ओपन की नहीं गई थी। आपने जैसे कि हमें अभी पूछा है कि किस तरीके से इस विषय की तरफ हमारा रुझाव रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि सर्वप्रथम तो ये विचार संस्कारों में था। हमारे बाल्यावस्था में हमारे फादर मिस्टर रामकृष्ण जी महाजन, जिनकी आज आयु 85 ईयर्स है, वो नेताजी के परम अनुयायी और आज भी नेताजी के विचारों पर चलने वाले एक ऐसे शख्स है कि जिन्होंने स्वयं अपना जीवन नेताजी के विचारों को प्रभावित करने के लिए लोगों को खर्चित किया है। और उसी प्रेरणा से जब हम स्कूल में जाते थे, छोटे थे, तब जाके हमें ये सारी कहानियां पता चलती थी। और आज तो हम हमारे जीवन में, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जो भी समस्याएं आती है, सर्वसाधारण जीवन यापन करते समय अनेकों समस्या आती है, हर समस्या का समाधान हमारे महापुरुषों के चरित्र में खोजने से हमें मिल सकता है। ये हमने अनुभव किया है। और नेताजी के प्रति तो हमारा शुरू से लगाव था। कैसा है कि हम स्वयं देश के प्रति एक राष्ट्रवादी विचार लेके चल रहे हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हमारी भावना है। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पिताजी ने यह कहा था कि बेटा, नाम नमक और निशान के लिए जो लोग मर मिटने को निकल पड़े थे, उनके लिए आज तुम्हें काम करना है। अन्यथा हमने हमारे एजुकेशन में भी जो डिग्रियां ली, जो क्वालिफिकेशन हासिल किया, प्राप्त किया, उसी का सब्जेक्ट भी हमने नेताजी रखा। और तब जाके सुभाष सीक्रेट इस पुस्तक का निर्माण हुआ। सुभाष सीक्रेट ये पुस्तक मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 2009 में ये पुस्तक का प्रथम संस्करण निकला था। आज 2022 है, मात्र करीब 12-13 सालों में इस पुस्तक के 20 एडिशन निकल चुकी है। और सिर्फ मराठी महाराष्ट्र के लोगों तक नहीं, तो कई देशों में जो महाराष्ट्र मंडल में हमारे मराठी ब्रदर्स है, भाई लोग हैं, उन लोगों तक ये पुस्तक पहुंची है। इस पुस्तक की खासियत यह है कि नागपुर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है, जो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में इस पुस्तक पर आरती भूते नाम की एक छात्रा ने पीएचडी किया है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और एक समय ऐसा था कि 2009 में इस पुस्तक को जब विमोचित किया गया था, तब एक प्रकार से बहुत बड़ा नकारात्मक लोगों ने वातावरण निर्माण किए थी और लोगों ने इसके विरोध में बहुत बड़े आंदोलन किए थे। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं और इस पुस्तक के विमोचन के लिए 2009 में कैप्टन गोविंदराव जी तिरडे आए थे, जिन्होंने इम्फाल के लड़ाई में नेताजी का साथ दिया था। उस समय 97 में वो हमारे शहर आए थे, उनके करकमलों द्वारा हमने इस पुस्तक का विमोचन किया। और दुर्भाग्य से मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि उस समय नेताजी की पुस्तक का विमोचन करने के कारण कैप्टन गोविंदराव जी तिरडे के साथ हम स्वयं क्रांति महाजन और मेरे साथ कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। 3 दिन कर्फ्यू जैसी परिस्थितियां निर्माण हुई। 27 डेज हम भूमिगत थे, अंडरग्राउंड थे। उसका कारण यह था कि मुझे तो आज भी आश्चर्य लगता है कि जिस इंसान ने हमारे स्वयं के देश के स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए जिस इंसान को अपना घर, अपना देश, अपना शहर छोड़ना पड़ा, उस इंसान के जीवन पर कभी पुस्तक लिखा जाता है स्वतंत्रता के 75 सालों के बाद, तो भी उस पर रोक लगती है और धरने दिए जाते हैं, आपको नजरबंद कर दिया जाता है। बहुत दुखद विषय है कि वो सरकारें जो उस टाइम भी नहीं चाहती थी कि नेताजी के रहस्य का पता चले, और जब आपने बुक का विमोचन किया तब भी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो उस टाइम उनके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो ये कहता हूं कि नेताजी के साथ अन्याय ही हुआ है। और इसीलिए हमारी 2 मांगे हैं। सर्वप्रथम शुरुआत में मैं विस्तार से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 2 प्रमुख मांगे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाष्य किया है, बहुत सराहनीय है। देश के लिए नवभारत निर्माण का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, उसके लिए तो हम उनका ऋणी है और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर घर तिरंगा एक विचार का निर्माण कर आज अस्तित्व में लाकर दिखाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आज उन्होंने हमें एक अच्छा विचार दिया है, हर घर तिरंगा। आज पूरे भारत ने हर घर तिरंगा को फहराया है।
मैं उसके आगे कहना चाहूंगा कि हमारी प्रेरणा, हमारा प्रेरणा स्थान, हमारा प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और इसलिए हर घर तिरंगा तो होना ही चाहिए, लेकिन जब तक हर दिल तिरंगा नहीं बनेगा तब तक एक दिन का हर घर तिरंगा के भी आगे हमें सोचना होगा, तब जाके नव भारत निर्माण का सपना साकार होगा। हम जो भारत का निर्माण सपना चाहते हैं, जो नेताजी ने देखा था, उसके लिए हर व्यक्ति के रग में, हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के विचारों और संस्कारों में, उसके ब्रेन में तिरंगा भाव होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हर दिल तिरंगा। तो मोदी जी की विचारधारा में स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी की जो पॉलिसी थी, उनका जो सोच विचार था, वो कहीं आपको लगता नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर भी वही है, इसी तरह से वो ये कार्य करते जा रहे हैं निरंतर? मैं इसीलिए सर्वप्रथम ये कहा था कि हमारे देश को पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है, और इसी वजह से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम जो निर्णय लिया था, वो निर्णय ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। पहला निर्णय था। वो बात अलग है कि भारत रत्न इस सम्मान से नेताजी को नवाजना, उनके परिवार को कहां तक मान्य था, ये अलग एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, क्योंकि भारत रत्न होता है जीवित रूप में दिया व्यक्ति को दिया गया जाता है और एक मरणोपरांत दिया जाता है, और नेताजी के संदर्भ में ये कहानी अभी तक सुलझी नहीं है। उनके साथ बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं कि उन्होंने जब महात्मा गांधी से बात की थी लास्ट टाइम में, तो देश की आज़ादी के लिए की थी। जब उनकी लगा उनको कि ये उनका जो विजन है वो इनके साथ क्लियर नहीं है, तो वो चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जाके उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, और उस टाइम में आपको शायद मालूम है, क्योंकि आपको तो बिल्कुल ही मालूम है कि उन्होंने तिरंगा फहरा दिया था अंडमान निकोबार में, और उस लड़ाई में बहुत सी जो भारतीय स्टेटें थी उनको जो है आज़ाद भी करवा दिया था। इसका समर्थन जो है चाइना और जापान, जर्मनी, इन्होंने सब ने बताया था कि हाँ ये अच्छा काम हुआ है। हालांकि देश तो आज़ाद बहुत पहले हो जाता, 1857 की क्रांति में, जब मंगल पांडे जी ने बिगुल बजाया था रानी झांसी के टाइम में, और इसी तरह से वो कड़ी चलती चलती नेताजी तक पहुंची, और उसके बाद जो है शहीद भगत सिंह तक। लेकिन ये सब जो है कहीं कारणों से, सब जानते हैं कि क्या कारण रहे हैं, उन कारणों से आज़ादी नहीं मिल पाई। नहीं तो 1857 में मिल जाती, या नेताजी के टाइम में मिल जाती, या शहीद भगत सिंह के टाइम में मिल जाती। इसके पीछे बहुत सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन हम आपसे और अधिक जो सीक्रेट हैं, जो आम जनता नहीं जानती है, जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, आप उन रहस्यों का भी आज उजागर करें। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि हमारे देश को स्वतंत्रता, ये जो कहा जाता है ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका हम खुले मन से हम सदा सर्वदा इसका विरोध करते हैं। ऐसा बिना खड़ग बिना ढाल नहीं है। 1 लाख के ऊपर आज़ाद हिंद और अन्य सेना के लोग जब शहीद हुए, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। नेताजी के समर्पण भाव से, नेताजी के आज़ाद हिंद सेनानी के सेनानियों की वजह से हमें आज़ादी मिली है। हमें बिना खड़ग बिना ढाल आज़ादी मिल ही नहीं सकती है, अन्यथा पहले मिल जाती थी। जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई, उसके बाद आज़ादी का विचार प्रबल हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश को आजाद कराने में जिनका सर्वोच्च योगदान है, उनको नहीं बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मोदी जी ने उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए, जो 75वीं हमारी वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो उन्हीं सब अनजान योद्धाओं के लिए जो है मोदी जी सब कर रहे हैं। ये सोच जो है हमारी सरकार की, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन ही हो सकता है, जो आज तक किसी में नहीं दिखा। जी बिल्कुल सही बात है, और यही कारण है कि नेताजी का होलोग्राम वाला जो स्मारक है इंडिया गेट पे पहली बार बना है। पहली बार आजादी के 75 साल तक किसी को सूझा नहीं कि नेताजी का स्मारक बनाया जाए। मुझे बताइए, वहाँ उस जगह पर जिस राजा कोई जॉर्ज समवन, उनका जो उसका क्या जरूरत था? हम तो आजाद हो चुके हैं ना, तो फिर लोगों को बताओ हमारे आजादी के प्रेरणा स्थान कौन थे, किनकी वजह से, कौन सेनापति थे, किनकी वजह से हमें आजादी मिली है। हम तो इसके आगे भी ये कहना चाहते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब दुर्भाग्य से आजाद हिंद सेनानियों पर दिल्ली के लाल किले में, रेड फोर्ट में मुकदमा चलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल है ना, सही है। और हम अब उसके आगे ये कहना चाहते हैं, जो माउंटबेटन की मदद से हमारे देश के एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेहरू जी, उन्होंने
सिंगापुर का जो वॉर मेमोरियल स्टैच्यू था जिसपे सभी सेनानियों के नाम दर्ज थे, उसको तुड़वाया था। एक देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले सभी लोगों के नाम जिस पर लिखे गए हैं, उस स्मृति चिन्ह को तुड़वाते हैं माउंटबेटन के कहने पर। यह इतिहास है सिंगापुर में। मैं चाहूंगा कि इंडिया गेट पर ऐसा ही एक स्मारक दोबारा बनाया जाए, ताकि, क्योंकि 125वें वर्ष का ये अवसर बहुत अच्छा अवसर है। इसी समय ये हो सकता है, अन्यथा और 50 साल हमें 100 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज मोदी जी है तो मोदी जी के कर कमलों द्वारा ये कार्य हो सकता है। महान कार्य है, क्योंकि ऐसे कई सारे महान कार्य मोदी जी करते आए हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। Yes. जैसे धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, और उसके बाद जो है 3 तलाक, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद जो है डिजिटल इंडिया, और इसी तरह से बहुत से कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में चल रहे हैं। लेकिन जब हम अपना 1947 से 2047 में 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, 100वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, तब आप क्या देखना चाहते हैं कि क्या उस टाइम तक जो है, अगर हमारी सरकार जो आज मौजूदा सरकार है वो रहेगी, तो क्या जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी को होना चाहिए, हिस्ट्री को चेंज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंडमान निकोबार में जो है झंडा फहराया था और उसको मान्यता भी मिली थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, और मैं ये सभी लोगों को हम बताते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दुर्भाग्य है हमारा कि हमें ये पढ़ाया और हमें ये बताया गया है, नई पीढ़ी को ये बताया जाता है और इतिहास छुपाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 9 राष्ट्रों ने हमारी आजादी हिंद सरकार को मान्यता दी थी। 23 अक्टूबर 1943 को आजादी हिंद सेना का गठन हो चुका था। सिंगापुर के कैथे हॉल में यह गठन करके नेताजी ने डिक्लेयर किया था, और तब से इन 9 राष्ट्रों ने, जब नेताजी की आजादी हिंद बैंक थी, नेताजी का आजादी हिंद रेडियो था, नेताजी का आजादी हिंद चलन था, नेताजी का सब कुछ था जो सरकार के लिए जरूरी होता है, और जितनी उनको मान्यता की जरूरत थी वो सब मान्यताएं थी। लेकिन इसके बावजूद भी 1947 के बाद नेताजी का कैरेक्टर दबाया गया, नेताजी का चरित्र दबाया गया, और नेताजी के जो महान कार्य थे उसको दबाया गया। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप जानते हैं कि नेहरू जी सामने आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि जब हमारी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ रहेगी और मोदी जी का कार्यकाल रहेगा, उसी दरमियान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेताजी को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया जाए। यही हमारी उनसे मांग रहेगी, क्योंकि नेताजी एक विचार है। अभी तो नेताजी के बारे में हमने ये जो बुक पब्लिश किया है, ये सुभाष सीक्रेट पुस्तक, आज ये सुभाष सीक्रेट पुस्तक मात्र पुस्तक नहीं रही है, ये एक बहुत बड़ा विचार है जो हमारे द्वारा हम देश के सभी तमाम युवाओं तक लेके जा रहे हैं। आज देश के कई राज्यों में, देश के कई जिलों में, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, इन 5-6 राज्यों में वहां के गवर्नर साहब के माध्यम से हम सुभाष सीक्रेट ये विचार दूर दूर जन जन तक लेके जाने का कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज नेताजी के विचारों की जरूरत है। मोदी जी ने जो सपना देखा है ना नव भारत निर्माण का, वो अगर साकार करना है, मैं तो उसके आगे कहूंगा कि अखंड भारत का जो सपना नेताजी ने देखा था ना, आज 15 अगस्त का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन ये खंडित भारत का है। हम अखंड भारत की अगर सोचेंगे तो नेताजी ने जो सपना देखा था अखंड भारत का, वो साकार करना है तो 100वीं वर्षगांठ के पहले वो होना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी ये आशा है और प्रबल अभिलाषा है कि वो ये कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। महाजन जी, आप ने जब ये सुभाष सीक्रेट लिख रहे थे तो आपको ये तो मालूम पड़ ही गया कि उनकी जो हत्या है वो अभी तक ना हिंदुस्तान सरकार बता पाई है, ना ही अदर देश, जबकि जापान में उनकी जो है वर्षगांठ मनाई जाती है। लेकिन क्या रहस्य है वो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें उनकी डेथ हुई थी या नहीं? ऐसे बहुत से रहस्य हैं। तो जो आपने अध्ययन किया है, क्या निष्कर्ष आपने निकाला है कि नेताजी क्या उस एरोप्लेन क्रैश के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं, या वो हिंदुस्तान में आके एक मौनी बाबा के रूप में भी रहे थे? क्या है ये सब रहस्य? देखिए, ये एक बहुत बड़ा संशोधन का शोध कार्य है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म हुआ और कथित एयरक्रैश जो हुआ 18 अगस्त 1945 को साइगांव में ताइवान एयरपोर्ट पे, देखिए फार्मोसा के एयरपोर्ट पे। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, सारी कहानियां ठीक है, लेकिन 18 अगस्त 1945 को कोई एयरक्रैश हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां की रिपोर्ट है, वहां की रिपोर्ट अवेलेबल है। रिपोर्ट छोड़ो, वो
उस समय नेताजी का फ्लाइट चलाने वाले जो फाइटर पायलट थे मिस्टर जबन जैकब, वो जीवित थे अभी तक, कई सालों तक। अब फाइटर पायलट मिस्टर जबन जैकब जीवित थे तो बाकी तो कहानियां मनगढ़ंत थी। कहने का तात्पर्य है कि उससे भी आगे मैं बताना चाहूंगा कि 19 दिसंबर 1945 को देखिए 19 दिसंबर 1945 की बात कर रहा हूं मैं, मंचूरिया के रेडियो स्टेशन से नेताजी के 3 स्पीच ब्रॉडकास्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिसंबर 45 में, अगस्त का घटना है प्लेन क्रैश का, और ये आज भी उस समय के गवर्नर के ऑफिस में मिस्टर कीर नाम के वो है पीसी कर अधिकारी है अवेलेबल है। ऐसे काफी सारे मुद्दे आपको मैं दिलवा सकता हूँ। कोई कहता है कि 1953 तक स्टालिन के साथ रशिया में थे, कोई कहता है 1964 में नेताजी महाराष्ट्र में शनिवारवाड़ा में आए थे। बिल्कुल, हमारे फादर जी का ये कहना है। और देखिए नेताजी जिन लोगों को जब जहां मिले, जिनका साक्षात्कार हुआ है प्रत्यक्ष मिलकर, उन लोगों को एक कसम दिलाई गई थी। बिल्कुल, हम जानते हैं ये सब भी, आप भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है जो नेताजी के साथ हुआ है। और मौजूदा उस टाइम की जो सरकारें थी उन्होंने जो भी किया है वो बहुत गलत हुआ है उनके साथ। एक्चुअली जब वो आ गए थे इंडिया में, उसी टाइम इनको प्रधानमंत्री उस टाइम में भी बना देना चाहिए था, देश उनके हवाले कर देना चाहिए था, क्योंकि बाकी लोग तो जीवित थे ही नहीं। तो जो जीवित थे उनको इन्होंने कुछ नहीं सुना किसी ने, और वो अब तो अभी भी रहस्य बना हुआ है। अभी भी रहस्य कहते हैं कि अभी मौनी बाबा जो है वो खत्म हो गए हैं, लेकिन नहीं है। हमें लगता है और शायद आपका अंदर से आवाज आती है कि नेताजी अब भी हैं और हम नेताजी से मिलना चाहते हैं। तो मोदी जी के अलावा नेताजी से कोई नहीं हमें मिला सकता। जी, ये बात सही है। मोदी जी के अलावा नेताजी को कोई नहीं मिला सकता। हमें इस देश को नेताजी अगर लाना है, नेताजी वापस, तो मोदी जी ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जापान में जो अस्थियां रखी है रैंकोजी टेम्पल में, जी, वो अस्थियां नेताजी की नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। वो ब्रिटेन के युद्ध में जो एक सैनिक था वो मारा गया था, उसका नाम था इचिरो ओकुरा, उसकी अस्थियां है। क्योंकि आज कोलकाता में मेरे स्वयं नेताजी के परिवार से पारिवारिक संबंध है, नेताजी के कई सदस्यगण परिवार के जीवित है, अनिता जी है वगैरह वगैरह। तो उन लोगों की और इस अस्थि कलश की डीएनए जांच की जा सकती है। ब्रिटिश फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के कैप्टन सुलिवान साहब है, जिन्होंने डीएनए जांच के आधार पर 800 साल पहले झार राजा निकोलस द्वितीय, रशिया का राजा था, और उसका अस्थियों से उसके आज के जो लोग जिंदा है उनसे डीएनए टेस्ट करा के जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था उसको क्लियर करवाया। ये तो 40, 50, 60 साल पहले की बात है। ये मोदी जी ये डिस्प्यूट को भी खत्म करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। क्रांति महाजन जी, क्या लगता है आपको कि हमें इस मिशन को लेके सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जाके या तो वहाँ के राज्यपाल या वहाँ के जो सीएम हैं उनसे मिलके इस मिशन को कंटिन्यू ज्वलनशील रखना है, और इसको जैसे एक ज्योति जलती है इंडिया गेट में, उसी तरह से इस ज्योति को आपको जला के रखना होगा। एग्जैक्टली, ये हम सबकी, आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि नेताजी के इस विचार को मोदी जी के माध्यम से साकार करने हेतु प्रयत्नशील रहे।